मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बात सबसे पहले करेंगे बजट की। तो संसद के दोनों ही सदनों में बजट पर 20-20 घंटे की चर्चा होनी है, लेकिन शुरुआती 20 मिनट में जो रुझान दिखा उससे पूरे बजट सत्र की लाइन और लेंथ तय हो चुकी है। क्योंकि उम्मीद के मुताबिक संसद में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और फिर वॉकआउट भी हुआ। सरकार इसे विकसित भारत के रोडमैप वाला बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस बजट में घोर भेदभाव हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बजट में कोई न्याय नहीं मिला, तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है। बजट पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में 20-20 घंटे का समय अलॉट हुआ है, लेकिन आज शुरुआती 20 मिनट में ही पूरा ट्रेलर दिख गया। अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? You made your point, sir. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. इंडिया गठबंधन ने एक सुर में कहा कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। महाराष्ट्र, यूपी के साथ दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप विपक्ष ने लगाया है। आज संसद परिसर में विपक्ष ने बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश के साथ विपक्ष के तमाम नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। बजट को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इधर राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कहा और सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को तुरंत टोका और कहा कि आप उन्हें माताजी कह रहे हैं, वो आपकी बेटी की उम्र की हैं। तो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी ये तो माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी ये तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूं। बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। वहीं बजट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का लगातार बजट घटाया गया है। कई अल्पसंख्यक सेंटर बंद हो गए हैं। एएमयू में भी बजट की दिक्कत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र खाली कर दिया, बिहार को दे दिया सब। आपने आंध्रा के पास सारा का सारा दे दिया, सब और जगह खाली कर दिया। वहीं विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि विपक्ष केवल मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। बजट पर हुए इस प्रोटेस्ट में आरोप के लिए ही सही बड़े और कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मसलन संघवाद खतरे में है, सरकार बचाओ बजट है, ये स्लोगन का प्ले कार्ड लेकर विपक्षी सांसद संसद भवन के गलियारे में प्रदर्शन करते दिखे। ऐसे में सवाल ये कि इन आरोपों में दम है या सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि सरकार ने राज्यों को पैसे के बंटवारे के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चाओं में। इस बार ओपी राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करके चर्चाओं में आ गए। राजभर की नसीहत पर मौलानाओं ने खूब फजीहत भी की है। देखिए रिपोर्ट। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान।
सब एक ही हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम और पहचान लिखने के विवाद के बीच अब यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल ओपी राजभर ने कहा है कि मुस्लिमों को कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जल चढ़ाना चाहिए। राजभर ने कहा कि बहुत सारे हिंदू हैं जो इस्लाम को मानते हैं और दरगाह पर प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। सब एक ही हैं। ओपी राजभर ने यह बयान गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की सोच के साथ दिया था और जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया उससे कहीं नहीं लगता कि वो किसी नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन राजभर की ये नसीहत कुछ मौलानाओं को खल गई, जिस पर वो काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, इस पर ओपी राजभर सुझाव न दें। ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मजहब में जिस मजहब का वो मानने वाला है वो मजहब उसकी इजाज़त न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा। राजभर साहब जो हैं वे शिकस्त पाके बौखला गए हैं, उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इससे वजह ये है कि गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करना चाहते। हम अगर ये कहने लगे कि ईश्वर और खुदा एक है तो तुम नमाज पढ़ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। हज करने के लिए हम कहने लगे या अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, तो वो नहीं कर सकते, उनके यहाँ जी किया मना है हिंदू धर्म में, और हमारे यहाँ मतलब जो है कुर्बानी करना एक सवाब का काम है। तो इसी तरीके से ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वर ये हिंदी का लफ्ज है एक, और इसके मीनिंग्स जो है लुगात में देखे जाएंगे किसने क्या क्या बयान किए हैं। मंत्री ओपी राजभर के बयान पर साधु संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग नासमझी में ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। ये नेता लोग तो राजनीतिक बोलते हैं, इनको शऊर भी नहीं है कि राजनीतिक फायदा के लिए भी क्या बोलना चाहिए। ये लोग तो बेशऊरी में बोल जाते हैं। ओम प्रकाश को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सावन के महीने में कई जगह से आपसी सौहार्द बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखाई दी। काशी से उज्जैन तक ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाते दिखे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दर्शन और जलाभिषेक के लिए आए कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात नीट की कर लेते हैं। तो नीट की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सियासत नॉन स्टॉप जारी है। सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। आखिर विपक्ष को ऐतराज क्या है, आइए जानते हैं। नीट यूजी के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ गया है, जिसमें साफ साफ आदेश है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने भी साफ कर दिया है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अगर जांच के दौरान कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ कर दिया है कि एनटीए 2 दिनों के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई है। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। हालांकि अब इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार की, हमारी मंत्रालय की पहले से ही स्टैंड थी कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उस आदेश को हम मानेंगे। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बार बार ये दोहराया है, हाउस में भी उन्होंने बोला है कि हम कुछ हाइड नहीं करना चाहते, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट के नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनडीए को बचाना चाहती थी। पहले दिन से देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनडीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। That in every examination during the course of this government, there are leaks not justly in the NEET exam, but in every exam in every state. The question is who is involved, for whose benefit is this government, and this is all happening in BJP ruled states mostly. सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? लेकिन नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष के बेवजह हंगामे को गलत बताया है। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्रॉड बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो धोखा है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है, क्योंकि हमारा देश में जितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितना भी एलिट क्लास के कोई भी सर्विसेज हो या आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल का जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसको फ्रॉड कहना, ये देश के जनता और सिस्टम को एक तरीके से इंसल्ट किया है। बहरहाल सरकार का रुख तो पहले से ही साफ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन सियासत इन सबसे परे है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप की बात लाजमी है। सियासत करने वाले चाहे जितनी परीक्षा ले लें, एक तय बात यह है कि नीट यूजी की परीक्षा फिर से नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नेपाल में आज एक बड़ा हादसा सामने आया। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान क्रैश हो गया। विमान में बताया गया कि 19 लोग सवार थे और 19 में से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, जोरदार धमाके ने दहला दिया। खौफनाक तस्वीरें नेपाल से आई हैं। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक निजी विमान उड़ान भरने को तैयार था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके बाद तो ये भयानक हादसा सामने आया। उड़ान भरते ही प्लेन में अचानक चिंगारी उठी और उसके बाद तो भयंकर धमाका हो गया। पल भर में ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो चुका था। प्लेन में 19 लोग सवार थे। कई लोगों की चीखें तो हादसे में ही दब गईं। सोरिय एयरलाइंस का ये विमान था जो एयरपोर्ट से पोखरा जा रहा था, लेकिन प्लेन में सवार यात्रियों को कहां पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई। वो धमाके के बाद जमीन पर आ गिरा। प्लेन के कई हिस्से दूर तक जा गिरे। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर आए दूसरे यात्रियों की तो सांसें ही थम गई।
हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार दिखने लगा, जो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद विमान में लगी आग को बुझा दिया गया। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। विमान मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि विमान की उड़ान भरते ही उसमें आग लग गई और लपटों से घिरा विमान रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे में कई लोग दम तोड़ चुके थे। विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक विमान बॉम्बार्डियर CRJ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया था। और रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली भी घटना स्थल पर पहुंचे। नेपाल में विमान हादसे का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। पिछले साल जनवरी में नेपाल में बड़ा प्लेन हादसा हुआ था। इसमें 72 लोगों की जान चली गई थी। येती एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। मई 2022 में नेपाल में एक और विमान हादसे में 22 लोग मारे गए थे। ये प्लेन पोखरा से जोसमोस जा रहा था। अचानक प्लेन में धमाका हुआ और वो हादसे का शिकार हो गया। साल 2018 में भी नेपाल में विमान हादसा सामने आया था। मार्च में हुए इस हादसे में 51 लोग मारे गए थे। विमान बांग्लादेश से नेपाल आ रहा था और त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। काठमांडू में हुए हादसे के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटना की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दमोह में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। मिशन अस्पताल पर कर्मचारियों पर धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप है। अस्पताल में कर्मचारियों के कलावा बांधने तक पर पाबंदी थी। आखिर किस मिशन पर था यह मिशन अस्पताल, आइए जानते हैं। धर्मांतरण का खेल। हम लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कीजिए आप लोग। अस्पताल का मिशन। अभिजीत लाल डॉक्टर जयलाल जी के सपुत्र हैं। कलावा पर ऐतराज। उन्होंने कहा कि जी लाल धागा है, जी उतार के आओ। खुल गया राज। इसके अलावा जो अनावेदक हैं उनके बयान भी होंगे और उनके हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों ने भी बयान देने के लिए इच्छा जाहिर की है। दमोह में एक बार फिर से धर्मांतरण पर बवाल मचा है। एक बार फिर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। इस बार एक मिशन अस्पताल पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। अस्पताल के प्रबंधक कर्मचारियों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। उन्हें किसी कर्मचारी के शिखा रखने पर आपत्ति थी। कलावा बांधने पर ऐतराज था। हमसे बोल रहे थे कि किताब पढ़ो, संजू लेम्बर और अभिजीत। हमने कहा कि हम पे नहीं बनता जी पढ़े, तो कहले नहीं वो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। हमने ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी लाल धागा है, जी उतार के आओ। हाँ, इसको नहीं पहनना है। और जो सका चोटी कटवा के आओ, जो यहाँ ये नहीं चलता। किसने कहा ये? जी अभिजीत ने और संजू लेम्बर ने। कर्मचारियों का कहना है कि मिशन अस्पताल का संचालक अजय लाल का बेटा अभिजीत लाल उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन इन कर्मचारियों को अपना धर्म बदलना मंजूर न था। इन्होंने पुलिस के पास पहुंचकर मामला दर्ज कराया। तीनों फरियादों में से 2 के अभी हमने बयान ले लिए हैं, एक का बयान अभी बाकी है। इसके अलावा जो अनावेदक हैं उनके बयान भी होंगे और उनके हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों ने भी बयान देने के लिए इच्छा जाहिर की है। तो इस दिशा में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार से हम
कार्रवाई करते जाएंगे। आखिर ये मिशन अस्पताल किस मिशन पर था? यहाँ किसके इशारे पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था? हाल ही में भोपाल में 20 लाख रुपए तक का लालच देकर धर्मांतरण कराने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पर गरीब बस्तियों में लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पुलिस को फॉरेन फंडिंग की भी आशंका है और अब प्रदेश में फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अब देखना है कि यहां आखिर क्यों धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आशीष जैन, न्यूज़ 18, दमोह। और देश भर में बारिश और बाढ़ का आपातकाल है। गांव से लेकर शहर तक हर ओर सैलाब है। नदी नालों में उफान है, पुल पुलिया डूब गए हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। इस दौरान कई हादसे भी सामने आ रहे हैं। कहीं कार बह रही है तो कहीं बाइक डूब रही है और कहीं लोग नदी में फंस रहे हैं तो कहीं पुल से बह भी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार करते दिखाई देते हैं। इस दौरान कई हादसे भी हो जाते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। जरा सिवनी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ नाले से एक युवक का शव और उसकी बाइक बरामद हुई है। ये युवक बाइक के साथ उफनते नाले में बह गया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में युवक बाइक पर रपटा पार करता दिख रहा है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज है। इस बीच युवक जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहा है। तभी पानी युवक और बाइक को बहा ले जाता है। रपटा पार करने की कोशिश में युवक की जान चली जाती है। और अब जरा दमोह की इन तस्वीरों को देखिए। नाले के बीच 2 लोग फंसे हुए हैं। ये बाइक से नाला पार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पानी की तेज धारा में बहने लगे। घटना मड़ियादों के जामुन झिरिया नाले की है। आप देख सकते हैं कि नाला उफान पर है, लेकिन इसके बाद भी जान जोखिम में डालकर ये नाले में उतर गए। इनकी किस्मत अच्छी रही थी कि स्थानीय लोगों ने इन्हें देख लिया और तुरंत नाले से इनका रेस्क्यू किया गया। इधर बालोद में पानी की तेज धार में एक कार बह गई। कार में 6 लोग सवार थे। ये लोग नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाला उफान पर था। पुल के ऊपर पानी बह रहा था। इसके बाद भी ये लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे थे। इस दौरान ही कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवारों की जान बच गई। ये कार से तो निकल गए, लेकिन कार बह गई। इन हादसों के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कांकेर की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ लोग उफनती हुई नदी को पार करते हुए नजर आए। इस दौरान कोई हादसा हो सकता है, लोग पानी में बह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं लोग नदी पार कर रहे हैं तो कहीं नाला पार कर रहे हैं। और अब अयोध्या की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ नदी में नहाते समय एक शख्स तेज बहाव में फंस गया। ये शख्स नदी में डूब सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन नया घाट पर तैनात जवानों ने इसका रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पानेली में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों का कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। बताया ये जा रहा है कि उफनती नदी के बहाव में तीनों फंस गए थे। करीब 2 घंटे तो ये लोग खुद को बहने से बचाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और नदी से उन तीनों का रेस्क्यू किया गया। द्वारका में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। इसी सैलाब में एक कार कागज के तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तेज बारिश में ये कार खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे नदी नालों को पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।